नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे आप सभी का गुरुकुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल के जो अभी हाल ही में 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुए, उनके एक क्रमगत रूप से पहले 15 अक्टूबर शाम सुबह और शाम, फिर 16 के सुबह 4 सितंबर जो पेपर हुए, बारी बारी से 4 वीडियो में आपको स्पेशल जीएस के सोल्यूशन आपके साथ उस पर बात करेंगे। जितनी भी किताबों में जरिए अभी ऑप्शनल आंसर की नहीं आई, लेकिन किताबों के जरिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसके नियरेस्ट आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आयोग 2-4 क्वेश्चनों पे डाउट हर समय रखता है। वो ऐसे क्वेश्चन देता है या पूछने का तरीका करता है कि उसमें 2-4 क्वेश्चन वो खुद गलत करता है। इसलिए बहुत कोशिश करें कि आपका सही जाए आंसर, और इससे आप आगे की जो भी पैटर्न है, अभी इस समय जो पैटर्न आया है इसमें बिल्कुल चेंज किया गया है। एक तो करंट अफेयर में पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने, और दूसरा जीएस के क्वेश्चनों में पूछने में इन्होंने थोड़ा विकल्पों में इन्होंने काम किया है, क्योंकि इसमें 15 से 20 क्वेश्चन हर पेपर में, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डाल के इन्होंने पेपर की क्वालिटी को बढ़ा दिया है दोस्तों। इसलिए हम उस सभी पे बात करेंगे, आगे के जितने भी एग्जाम हो इस पैटर्न से क्या क्या सीखा जा सकता है, हम सभी पे बात करेंगे और क्वेश्चन की बात करते चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आपके साथ। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पीदस्सी भी था। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान महावीर स्वामी और मौर्य सम्राट अशोक गौतम बुद्ध। देखो दोस्तों, देवानाम पीदस्सी या फिर अशोक वर्धन या बुद्ध शाक या और कई नाम से कौन फेमस था? मौर्य सम्राट अशोक। देखो दोस्तों, सबसे पहले अशोक का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, पूछा जाता है दोस्तों। ये बताइए किस अभिलेख में अशोक नाम का वर्णन पहली बार मिला। तो दोस्तों, मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में रायचूर जिले में, कहाँ पे? कर्नाटक के रायचूर जिले में, कर्नाटक, ठीक, स्थित है। और ये कहाँ से? और मास्की अभिलेख में इसे बुद्ध शाक भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? बुद्ध शाक। एक नाम और इसका है, नाम कई हैं दोस्तों, लेकिन 2-3 ज़्यादा नामों बात करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमिक क्वेश्चन अदर वीडियो में एक साथ है। उसके लिए आपके इकोनॉमी के टीचर आपको बात करेंगे उनके ऊपर, इसलिए 45 लगभग क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, इन्हें अशोक वर्धन भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? अशोक वर्धन। ये विष्णु पुराण में ये नाम कहाँ से देखा गया है? विष्णु पुराण से इसका वर्णन किया गया। देखो दोस्तों, इसके संबंधित इसके नाम जितने भी है वो कहाँ से लिए गए हैं या कहाँ वर्णित हैं, ये पूछा जाता है। तो 1-2 हम बता दे रहे हैं। जैसे बुद्ध शाक मास्की अभिलेख में कहा गया, मास्की अभिलेख कहाँ है पूछा जाता है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे अशोक वर्धन भी कहा गया और इसे देवानाम पीदस्सी भी कहा गया दोस्तों। सबसे पहले अशोक धर्म शुरुआत में, देखो, बौद्ध शाक कहा गया तो आप समझ गए होंगे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन शुरुआत में ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। किसे? ब्राह्मण धर्म। लेकिन बाद में मोगली पुत्तिस के प्रभाव के कारण ये किसमें? बौद्ध धर्म में आस्था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया इसने, या बौद्ध धर्म में आस्था हो गई इसके। तो क्या, देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले 269 ईस्वी पूर्व में इसमें राज्याभिषेक हुआ था, और कलिंग के युग के बहुत वर्णन है। कलिंग के युग कब हुआ था पूछा था? 261 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, अशोक से संबंधित जितने भी शिलालेख हैं या शिलालेखों में क्या वर्णन है, 13 शिलालेख हैं और उपशिलालेख कितने, सभी को आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, एक जगह, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य सम्राट से क्वेश्चन देगा तो ज़्यादातर पॉसिबल होता है कि अशोक से रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, देखो अब इसमें अदर ऑप्शन पर बात कर लेते हैं दोस्तों। अदर ऑप्शन, पहला मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। देखो, अगर मौर्य सम्राट की बात करें तो मौर्य सम्राट भारत का पहला साम्राज्य है, इससे पहले कोई साम्राज्य नहीं हुआ। देखो, तो
चंद्रगुप्त तो भारत का पहला सम्राट भी बोला गया और साम्राज्य स्थापित करने वाला भी पहला साम्राज्य भी यही था। पूछा जाता है कि सबसे पुराना वंश कौन सा है निम्नलिखित में से, तो गुप्त काल, मौर्य वंश या अदर कही रहे तो मौर्य वंश सबसे पुराना, क्योंकि सबसे पहला भी है। और इसका जिसने स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो पाटलिपुत्र थी। क्या की दोस्तों? पाटलिपुत्र की दोस्तों। अब इसे सेंडोकोट्स भी यूनानी लेखकों ने कहा। कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्स भी यूनानी लेखकों ने कहा था। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। दोस्तों महावीर स्वामी 599 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन ग्राम में, ठीक, वैशाली के। और देखो दोस्तों इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान, ठीक। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम व प्रमुख तीर्थंकर यही थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे दोस्तों। पहले की बात से ऋषभदेव, अंतिम या 24वें या प्रमुख पूछ लिया जाए तो भगवान महावीर स्वामी थे दोस्तों। बात करते हैं गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के जन्म दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ दोस्तों, ठीक है। कब हुआ? इनका नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। और इनकी मृत्यु जो दोस्तों हुई है, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ? वैशाली के मलगढ़ राज में। कहाँ दोस्तों? वैशाली के मलगढ़ राज। देखो गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत क्वेश्चन बनते हैं। गौतम बुद्ध की तो 4 बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुई, या इनका प्रथम उपदेश, या इनके घर त्याग करने के कौन से वर्ष में किया, या इन्हें ज्ञान कौन से वर्ष में प्राप्त हुआ। देखो घर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में त्यागा और ज्ञान इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर हुआ। दोस्तों ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। क्या पूछा जाता है? देखो चारों पेपर में उन्होंने जो एक ही जगह से क्वेश्चन होता है, अभी आपको देखने मिल जाएगा। तो गौतम इस पे अशोक अगर दिया है क्वेश्चन तो अगले भी पेपरों में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। जैसे गौतम बुद्ध के ऊपर अगले किसी भी पेपर दिया है, इसमें भी दिया है, पंद्रह के पहले में भी और 15 के शाम को भी इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसी क्षेत्र से पूछे हैं, क्षेत्र नहीं बदला इन्होंने। जैसे सर्वोच्च न्यायालय से पूरे चारों पेपर में 6-7 क्वेश्चन पूछे गए उच्च न्यायपालिका से संबंधित। तो चारों पेपर में कोई ना क्वेश्चन न्यायपालिका से पूछा जाए, इसलिए समझना होगा कि पेपर कहाँ किस क्षेत्र से ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि आगे का पेपर वीडियो री एग्जाम होना है आपका दोस्तों। और कनिक सहायक की जो वैकेंसी आने वाली है दीपावली के आसपास सुन रहा हूँ 5000 का, उसमें भी यही काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया? सी आंसर हो गया, मौर्य सम्राट अशोक। देखो दोस्तों निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? देखो दोस्तों 5000 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तांबे का अधिक प्रयोग के कारण इसे कौन सा युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो गया ताम्रपाषाण। इसे चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। अगर इंग्लिश बात करें क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग भी से कहते हैं दोस्तों। और इसकी अगर पूछ लिया जाए संस्कृति, कैसी संस्कृति थी दोस्तों? इसकी कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले पत्थर और तांबे का ही प्रयोग किया गया, और जब तांबे का ज्यादा प्रयोग करा उस काल को ताम्रपाषाण काल दोस्तों कहा गया। इस ताम्रपाषाण काल में संस्कृति कैसी थी? कृषक ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए थे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? दोस्तों देखो दोस्तों, बात प्रथम बौद्ध संगीत की करते हैं दोस्तों। हेडिंग डाल लेना, आप लोग नोट बना लेना। प्रथम बौद्ध संगीत, कितनी बौद्ध संगीतें हुई पूछा जाता है दोस्तों। तो
कितनी हुई टोटल? 4 का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में दोस्तों। कब? 483 ईसा पूर्व में कब हुई पूछा जाता है। और पूछा जाता है कहाँ हुई? हुई दोस्तों राजगीर या राजगृह में। ठीक दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में हुई दोस्तों? ये महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसकी? और कौन, किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक, क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों? किस सन में हुई, कहाँ पे हुई, किसने अध्यक्षता की और किसके शासनकाल में हुई। तो 483 ईसा पूर्व हुई, राजगीर में हुई। और किसने अध्यक्षता की? महाकश्यप ने। किसके शासनकाल? अजातशत्रु के शासनकाल में। यह अजातशत्रु किसका राजा था? मगध शासन का। ठीक, दूसरी बौद्ध संगीत की बात करते हैं दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीत दोस्तों कब हुई? ये हुई 383 ईसा पूर्व। ठीक, तो इसकी कहाँ हुई दोस्तों? वैशाली में। वैशाली में किसकी अध्यक्षता में? सभा कामी की। और राजा अगर पूछा जाए तो काला शोक। किस वर्ग में? शिशुनाग वंश में। ठीक दोस्तों, देखो 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में और कलाशोक राजा के शासनकाल में। बात करते हैं दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई? 250 ईसा पूर्व दोस्तों। कहाँ हुई दोस्तों? ये दोस्तों हुई पाटलिपुत्र। किसकी अध्यक्षता में हुई दोस्तों? ये हुई मोगली पुत्तिस के शासनकाल की अध्यक्षता में। ठीक, मोगली। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अशोक किसके संबंधित थे? मौर्य साम्राज्य के। ठीक, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही पूछा जाता है किस सन में हुई, कहाँ हुई, किसने अध्यक्षता दी और किस शासनकाल, या शासन वो किससे संबंधित था। कभी कभी आपसे सीधा क्वेश्चन एक आ जाए, बताइए तृतीय बौद्ध संगीत किस शासनकाल में हुई या किस वंश हुई, राजवंश में हुई। तो मगध दे दिया जाए, मौर्य साम्राज्य, या फिर कनिष्क कुषाण वंश, या जो भी दिया जाए तो किससे संबंधित है? मौर्य वंश से दोस्तों। अब बात करते हैं चतुर्थ की। दोस्तों चतुर्बौद्ध संगीत कब हुई दोस्तों? ये हुई 98 ईस्वी में। कब हुई? 98 ईस्वी में। कहाँ हुई दोस्तों? कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में। ठीक दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की। और किस राजा के शासनकाल में? तो कनिष्क। और कनिष्क किस राजवंश से जुड़ा था? कुषाण वंश से। ठीक दोस्तों, जितना जरूरी था उतना बता दें। तो पूछा क्या गया? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? राजगीर में। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया गया था? दोस्तों ये 15 को सुबह को भी आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 15 को शाम को भी आया है दोस्तों। अभी जब अगला वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, किससे संबंधित जुड़ा? दांडी नमक यात्रा। देखो दोस्तों, दांडी नमक यात्रा किससे संबंधित थी? इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन दौरान ही इन्होंने दांडी नमक यात्रा की थी। ठीक दोस्तों, शुरुआत ही दांडी नमक यात्रा से की थी। किस आंदोलन की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब पूछा क्या है? पूछा इन्होंने कि गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने, मतलब महिलाओं की भागीदारी के लिए भी किसने बात की थी? तो बात की थी दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। इसका आंसर ये हो जाएगा। किसने मनाया था? कमला। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत का पृष्ठभूमि देखते। देखो सबसे जब गांधी जी ने 2 मार्च 1930 में उस समय वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में 11 मांगे रखी थी, लेकिन उस पत्र का जवाब देना तो अलग। उन्होंने लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से मिलना भी उचित नहीं समझा। इसलिए गांधी जी ने कहा भी था उस समय कि मैंने तो रोटी मांगी थी लेकिन मिला
पत्थर मुझे, ठीक दोस्तों। उसके विवश होकर उन्होंने समंगना विज्ञान आंदोलन कब शुरुआत की थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। दोस्तों 15 को शाम को इस शिफ्ट में आया है कि समन्वय अभिज्ञा आंदोलन का क्या कारण था या उससे पहले, तो वही बोला। उसमें ऑप्शन भी है 11 सूत्रीय मांग उन्होंने रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, लेकिन वो मानी नहीं। उससे विवश होकर ही इन्होंने समन्वय अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने लिखा था अगर आप मेरी मांगें मान लेते हैं तो हम आश्वासन देते हैं कि हम अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे लंबे समय के लिए, ठीक दोस्तों। लेकिन उन्होंने मिलना भी उचित नहीं समझा। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ आंदोलन और 24 दिनों पैदल चले। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरू होता। 24 दिन बाद कब? 6 अप्रैल 1930 तो दांडी नामक जगह वहाँ पहुँचे। उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक को बनाकर उनका उल्लंघन किया। किसका? नमक कानूनों का उल्लंघन किया। तो दोस्तों, ठीक दोस्तों, कब से कब तक, कितने दिन, और इनके साथ कितने सदस्य के? 78 सदस्य। सबसे ज़्यादा गुजरात से थे। पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि जो 78 सदस्य के गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में दोस्तों सबसे ज़्यादा किस राज्य की भागीदारी है? गुजरात की। उसके बाद महाराष्ट्र के, उसके बाद यूपी के। पूछा जाता है सिर्फ यूपी से ले लेती गांधी यात्रा में यूपी से कितने सदस्य शामिल थे? तो दोस्तों कितने थे? 8 सदस्य। और गुजरात से बात की जाए दोस्तों 31 सदस्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कमला देवी चट्टोपाध्याय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में किसका शासन था? देखो दोस्तों, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग 217 व्यापारियों ने मिलकर कब? 1599 ईस्वी में पूर्व में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक दोस्तों। 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने, उस समय की जो महारानी थी उनका नाम क्या था? एलिजाबेथ प्रथम। इस समय जो अभी खत्म हुए उनका एलिजाबेथ द्वितीय थी वो, ठीक, जो अभी वर्तमान में मृत्यु। देखो इन्होंने 15 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष के लिए? नहीं, 15 वर्ष की अवधि के लिए व्यापार करने की एक शाही पत्र देकर इन्हें शासन करने, व्यापार करने के लिए भेज दिया दोस्तों। कितने वर्ष से? पूछा जाता है कि जब पहली बार जब इन्हें अनुमति मिली कितने वर्ष के मिली थी? 15 वर्ष के लिए। उस समय शासन भारत में मुगलों का था। किसका था दोस्तों? मुगल वंश का। मुगल वंश के शासन में भी उसमें 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक दोस्तों अकबर का शासन था। किसका? अकबर का। जब कंपनी गठित की गई दोस्तों उस समय किसका शासन था? अकबर का। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जिस समय अंग्रेज मुगलों के दरबार में पहुंचे उस समय का किसका शासन का? पूछा जाएगा। पिछले पीटी एग्जाम में जब 2021 में हुआ था तब पूछा गया था, तब किसका शासन काल था उस समय? देखो सबसे पहली बात, जॉन मिल्टन स्थल मार्ग से भारत पहुंचे। कैसे? पूछा किस मार्ग से? स्थल मार्ग से पहुंचे। और कहाँ पे? सूरत में पहुंचे, ठीक। इनके बाद 1608 ईस्वी में दोस्तों उसमें ब्रिटिश के राजा थे जेम्स प्रथम का पत्र लेकर हाकिंस जहांगीर के दरबार पहुंचे। किसके दरबार में दोस्तों? जहांगीर। कब पहुंचे ये? 1608 ईस्वी। तो पूछा जाता है जब पहली बार कोई ब्रिटिश भारत पहुंचा मुगलों के दरबार में तब किसका शासन था? जहांगीर का। और जहांगीर का शासन सबसे कब तक था? 1605 से लेकर 1627 तक दोस्तों। कब से कब तक था? 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक। हाकिंस का जहांगीर ने मित्र की तरह स्वागत किया। इनको कौन सी उपाधि थी? खान
खान की उपाधि दी, क्योंकि हाकिन्स फारसी या उर्दू भाषा का ज्ञाता था, फारसी और उर्दू भाषा का, ठीक। और इन्हें लगभग 400 मनसब भी प्रदान किए। किसने? जहांगीर ने। इनका मित्रवत स्वागत किया और इन्हें खान की उपाधि, पूछा जाता, क्वेश्चन आता है, ये आता है किसे खान की उपाधि प्रदान किया, किसने की, ठीक है, और कितने मनसब प्रदान किए? 400 मनसब प्रदान किया दोस्तों, ठीक। तब किसका शासन का पूछा क्या गया है? स्थापना समय किसका? मुगल सम्राट का, ठीक। जितने भी क्वेश्चन समता बन गए। इसके बाद 1615 ईस्वी के आसपास सर थॉमस रो भारत के दूसरे अंग्रेज थे जिन्होंने इनके दरबार में, किसके? जहांगीर के दरबार में आए। तो किसका शासन का? मुगल सम्राट का। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? देखो दोस्तों, भूदान ग्राम आंदोलन 1951 में तेलंगाना इस जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से, क्या? पोचमपल्ली गांव से। कहाँ से हुआ दोस्तों? 1991 में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से हुआ। किसने शुरुआत की थी इसकी? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने दोस्तों, विनोबा भावे को 1940-41 में सत्याग्रही आंदोलन चला था। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन, ठीक। कब? 1940-41 में। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे माना जाता है? विनोबा भावे को, ठीक। और दूसरे की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम सत्याग्रही के नाम बताइए निम्नलिखित, तो विनोबा भावे का नाम आता है। और दूसरे सत्याग्रही के नाम पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू का। कौन सा? व्यक्तिगत प्रथम सत्याग्रही या व्यक्तिगत प्रथम द्वितीय सत्याग्रही, ठीक दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? विनोबा भावे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक। 1942-43 में सिंगापुर से, कहाँ से? 1943 में सिंगापुर के एक मैदान से, किसने नारा दिया? दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ठीक दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी अभी हाल में मनाया जाना शुरू हुआ। किस दिन? 23 जनवरी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? देखो दोस्तों, किस प्रांत के कारण? भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह। देखो दोस्तों, 1935 में अधिनियम से बर्मा भी भारत से अलग हुआ। देखो 1935 का हुआ, लेकिन हुआ 1937 में, ठीक। और 2 और राज्यों का गठन हुआ। एक उड़ीसा का गठन हुआ दोस्तों 1935 के, और एक सिंध प्रांत का, जो कि किससे हुआ? बम्बई से। तो क्या आंसर हो गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। भारत और पाक 2 भागों में विभाजन हो जाए। ब्रिटिश भारत से 2 संप्रभु राष्ट्र, कौन से? भारत और पाकिस्तान। बेबेल योजना की बात करें दोस्तों, तो बेबेल योजना 14 जून 1945 को, ठीक। और कृष्ण मिशन की बात करें तो 1942 को भारत आया कृष्ण। और कृष्ण मिशन में की वजह क्या थी, ये अगले वीडियो में कभी बताएंगे, क्योंकि कृष्ण मिशन और बेबेल योजना, देखो हिस्ट्री में इन सभी योजनाओं का क्रम भी पूछ रहे हैं। मिशन का, बेबेल मिशन का, या अगस्त प्रस्ताव का, या भारत छोड़ो आंदोलन का, या फिर उस समय कई आंदोलन हुए थे तो उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो क्रम भी हिस्ट्री में याद रखना जरूरी है। इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? बी ऑप्शन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने आगे हैं दोस्तों? देखो दोस्तों, भारतीय मानक समय किस हिसाब से माना जाता है? 82 पर 30 पूर्वी देशांतर पे, ठीक दोस्तों। और ये कितना आगे है? प्रधान मध्याह्न रेखा से जो
प्रधान रेखा, जिसे ग्रीनविच भी बोलते हैं इंग्लैंड से, और उसके जीरो देशांतर भी बोलते हैं। ठीक, कितना, जीरो देशांतर रेखा। ठीक, इसके कितना आ गए, 5.5 घंटा। भारत में मानक जो रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, कहाँ से पास से निकलती है, तो इलाहाबाद के नैनी से, इसमें प्रयागराज हो गया। ठीक, नैनी से। और भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है, पूछा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है, कितने राज्यों से निकलती है दोस्तों, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा राज्य एमपी है दोस्तों, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों, चौथा राज्य उड़ीसा, और 5वां राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक दोस्तों, ये 5 राज्य बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, और देखो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी में है और गुजरात सबसे पश्चिमी में। इन दोनों का जो अंतर होता है वो कितने होता है, 2 घंटे दोस्तों। कितना होता है, 2 घंटे। कैसा होता है दोस्तों, देखो 2 घंटे क्यों होता है दोस्तों, 2 घंटे इसलिए होता है दोस्तों कि जो पूर्वी देशांतर है ये 68 पॉइंट से लेकर कुछ डिग्री से लेकर कहाँ तक है, 97 डिग्री, 97.5 डिग्री तक है दोस्तों। ठीक है, कितना अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है दोस्तों। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। और कितने हैं, 30, 4 या 12, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पूछी जाए, देखो ये जीरो देशांतर है, प्रधान मध्याह्न रेखा, जैसे ग्रीनविच भी बोलते हैं। और भारत में से कौन से पूर्वी देशांतर है, 82.5, लगभग 82। तो कितना हो गया, 1 मिनट पे कितना है, और ये कितने हैं आप जोड़ लीजिए, 82 सही 1/60, हाँ 1/2, 82.5 डिग्री पे, जो 4 का मल्टी पड़ते हैं। 4 2 देखो 8 दूने 16, 164, ये सीधा सीधा हो गया, 2 से भाग दिया, और ये जोड़ तो 165/2 इंटू 4, 2 से 2, 165 का दूना करिए दोस्तों, 200, 300 और 15 तो 330। कितने घंटे बना जाए 330 मिनट बना जाए तो 5.5 घंटे। अगर आपको याद ना हो कितने घंटे आएंगे तो ऐसे भी हो जाए। देखो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है दोस्तों, आर्थिक कारण। देखो आर्थिक कारण, इस पे क्वेश्चन पे डाउट है, लेकिन शहरीकरण भी होना चाहिए, पानी की उपलब्धता भी होना चाहिए, और औद्योगिकरण। खनिज इतना प्रमुख कारण है लेकिन इतना प्रमुख नहीं है। ठीक दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बीच में स्थित है। देखो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की प्रमुख दुनिया की सबसे ऊंची शिखर श्रेणी है। कितनी है, 8,848.6 लगभग कुछ है, 46, और ये लगभग 1 साल में 2 सेंटीमीटर हर प्रत्येक साल वृद्धि कर रही है लंबाई ऊंचाई में। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में है, ये नेपाल और तिब्बत के बीच। देखो दोस्तों, जब 1954 में इसकी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी नाप करवाई गई, तब कितना था, 8,848 मीटर। ठीक, अभी हाल ही में चीन और नेपाल द्वारा कराई गई, तब 0.46 बढ़ गए सेंटीमीटर। ठीक, और इसका नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा, 1865 ईस्वी में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। किसके नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। तो किसके बीच फैली है, नेपाल और तिब्बत के। किसी ने भारत और नेपाल, ज़्यादातर लोगों ने भारत और नेपाल लगाया होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य क्या कारण है। देखो दोस्तों, इसमें ऑप्शन एक भी बन सकता है, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, ये बन सकता है। लेकिन सबसे अच्छा अगर बताया जाए, उच्च आर्द्रता में जुड़ा हुआ उच्च तापमान। अगर यहाँ पे AOC होता तो वो सही हो जाता, नहीं अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये कारण होगा। कौन सा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च
तापमान। निम्नलिखित में कौन सी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? देखो सबसे पहले हरित क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति किस दशक में आई है? 1966 से लेकर 67। ठीक, इसके भारत में जनक कौन थे? स्वामी नाथन। हरित क्रांति के जनक कैसे बोला जाए? MS स्वामीनाथन। क्या? MS स्वामीनाथन। और किस राज्यों में? देखो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी। कौन सा? पश्चिमी यूपी। ये 3 राज्यों में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। इसमें देखो एक सिंचाई भी हिस्सा थी, अरे अच्छी सिंचाई होगी तभी तो उपज वाली अच्छी किस्में बीज तो था ही था, लेकिन रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी भी था, इसलिए इसमें आंसर हो जाए सभी। ठीक दोस्तों, इसमें अनाज के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, 2 गुनी से ज़्यादा भी वृद्धि देखी गई तब हरित क्रांति के बाद में। हरित क्रांति कई चरणों में शुरू हुआ था, वो आगे के वीडियो में इसके ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन, आगे के सीरीज में, मतलब 15 के शाम या 16 के सुबह वाले में, तो तब अच्छे से इसे देखेंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आगे आए तो तब ये तो बताना नहीं है, ऐसे आगे का जो होगा बताएं कितने चरणों में प्रारंभ हुए और कौन से राज्य या कौन सी फसल। तो गेहूं एक मैक्सिको प्रजाति थे, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा काम हुआ था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काशी नदी। किसको? कोसी नदी को। ठीक, कोसी नदी ये 7 धाराओं से मिलकर बनी है। इसमें प्रमुख धारा अरोड़ है, जो माउंट एवरेस्ट के पास एक गोसाई चोटी है। कौन सा? गोसाई चोटी से निकलकर कहाँ से निकलती है? ये कोसी जो नदी है ये 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। उसमें प्रमुख धारा कौन सी? अरोड़। माउंट एवरेस्ट के गोसाई चोटी से निकलकर ये भागलपुर में, कहाँ पे? भागलपुर बिहार में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से दोस्तों। ये तरह से ये गंगा नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। एक दामोदर नदी है जो नागपुर पठार जो झारखंड में पलामू में है। ठीक, उस पर निकलती है दोस्तों, और इसे बंगाल का शोक बोलते। किसे? बंगाल का शोक। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। किसकी है? हुगली की सहायक नदी है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित कौन सा शामिल नहीं? देखो संघ की कार्यकारिणी अगर पूछा जाए, संघ कार्यकारिणी तो किस भाग में दी गई है? देखो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 में। किस भाग में? भाग 5 में। ठीक, भाग 5 में और अध्याय 1 में किसका वर्णन है? संघ की कार्यकारिणी का वर्णन है। संघ की कार्यकारिणी में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति आती है, और राष्ट्रपति का भारत का प्रधान होना किस अनुच्छेद में दिया गया है? संघ की कार्यकारिणी का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद में ये दिया गया? अनुच्छेद 52 में दोस्तों। किसमें? दूसरा प्रधानमंत्री नहीं दोस्तों, उपराष्ट्रपति। ये दोस्तों राष्ट्रपति बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। कौन सा? उपराष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 63 में दोस्तों। और तीसरा प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 75 में 75 में इसकी नियुक्ति का वर्णन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री की कैसे नियुक्त होती है? अनुच्छेद 75 में। और मंत्रिपरिषद भी इसका है। मंत्रिपरिषद दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का प्रधान मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये किसमें दिया गया? अनुच्छेद 74 में। ठीक दोस्तों, और एक शामिल है महान न्यायवादी, अभी हाल ही में नियुक्त किया गया दोस्तों। कमेंट करना आप लोग, हाल ही में किसे महान न्यायवादी बनाया गया है? ये अनुच्छेद 76 में पड़ता है। ठीक,
और भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक वर्णन है किसका, संघ की कार्यकारिणी का। तो कौन सा शामिल नहीं है, हमने क्या क्या, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये राज्यों का मुख्यमंत्री नहीं होता, ये राज्यों का मुख्यमंत्री भाग 6 में है दोस्तों, और अनुच्छेद 164 से संबंधित है। निम्नलिखित किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है दोस्तों। उच्च न्यायालय, जो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कब स्थापित किए गए, 1862 ईस्वी में। कौन सा उसके, बम्बई, कोलकाता और मद्रास, ये 3 जगह कब बनाए गए, पहली बार 1862 में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में। चौथा जो उच्च न्यायालय है वो 1866 ईस्वी में दोस्तों, कहाँ पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगर पूछी जाए वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25, और 25वां कौन सा है दोस्तों, अमरावती, कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। कब से अस्तित्व में है दोस्तों, ये 25वां 1 जनवरी 2019 से, ठीक। और पूछ ली जाए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी एज क्या होती है रिटायर की, तो 62 वर्ष। कितनी होती है, 62 वर्ष। अनुच्छेद 214 के हिसाब से, किसके, अनुच्छेद 214 के हिसाब, भारत के राज्यों का एक जो सर्वोच्च न्याय होगा, सर्वोच्च निकाय होगा, वो उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 कितना दोस्तों, 231 तहत संसद, क्या दोस्तों, संसद एक राज्य या एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो क्या पूछा गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापित करने का अधिकार किसे है, संसद को, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है दोस्तों। देखो, आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का किस भाग, और उच्च न्यायालय का किस भाग में वर्णन, तो दोनों में अंतर है। भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है और भाग 6 में उच्च न्यायालय का वर्णन है। कभी भाग एक ही में दोनों मत कर देना, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला ये क्वेश्चन है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात की जाए, किसमें है ये उच्च न्यायालय, भाग 6 में, ठीक दोस्तों, और सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, भाग 5 में इसका वर्णन है, ठीक दोस्तों। और सबसे पहले अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 126 की बात करें दोस्तों, तो कार्यकारी न्यायाधीश के स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 129 तथार्थ न्याय, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 131 अपीली क्षेत्राधिकार का वर्णन दिया गया। 132 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन दिया गया। 137 में वो अपने निर्णयों की पुनर्वलोकन कर सकता है, आपने कोई भी निर्णय दिया उसका दोबारा उसे देख सकता है, ठीक। और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति कह सकता है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह देने के लिए, ठीक। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के लिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत। कौन, किस अनुच्छेद 32। और उच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, ठीक। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में से किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सबसे पहले 1993 ईस्वी में, कब, अक्टूबर 1993 ईस्वी में इसका गठन किया गया। किस आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के हिसाब से संसद द्वारा, ठीक, इसलिए ये संवैधानिक तो संविधानोत्तर और विधिक आयोग है, ठीक। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसमें एक अध्यक्ष,
एक अध्यक्ष जो कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता हो, प्लस 4 पदेन सदस्य और 4 पूर्णकालिक 4 सदस्य अलग से, ठीक। टोटल अध्यक्ष मिला के 9 सदस्य होते हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित मतलब मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्य बताइए, अध्यक्ष के बिना तो 8 सदस्य, अध्यक्ष सहित तो 9 सदस्य। पहला अध्यक्ष को आप जान गए कि सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता हो। 4 पदेन सदस्यों में से दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश एक होना चाहिए सदस्य, दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। दोनों और सदस्य जो पदेन सदस्य हैं उनमें नहीं पदेन नहीं, अदर सदस्य में से दोस्तों उसमें 2 मानवाधिकार के जानकार होना चाहिए। ऐसे 4 हो गए, और 4 एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग का एक सदस्य होना चाहिए, दूसरे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का, और तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का, और चौथा महिला आयोग का एक सदस्य इसके में सदस्य होते हैं, ठीक दोस्तों। 8 हो गए। 2 उच्च न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पूर्व, एक उच्च न्यायालय का, 2 मानवाधिकार को जानने वाले, और 4 ये आयोगों से, एक महिला आयोग से, दूसरा अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, और राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग से, ठीक। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में एक इस समिति की सलाहकार पे। वो समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, और 2 सदस्य जो राज्यसभा और लोकसभा के में विपक्ष के नेता हों। उनके 6 समिति सदस्य जो राष्ट्रपति को सलाह देती है उस हिसाब से इसका चयन करते हैं। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों स्वतंत्र निकाय है, ठीक, इसलिए इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत लोगों ने गृह मंत्रालय लगाया होगा। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित किस अंग को प्रभावित करते हैं दोस्तों? फेफड़े। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और बात यकृत की करें तो ये पीलिया रोग से प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग? यकृत। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है दोस्तों? देखो, वनस्पति रेखा एक रेशे की बात करें अगर दोस्तों तो ये बहुलक होता है। 2 प्रकार के बहुलक होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित कहते हैं। दो प्रकार, प्राकृतिक में जूट है, ऊन है, कई प्रकार, संश्लेषित में नायलॉन है, या कई प्रकार के जो बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या आंसर हो जाए? नायलॉन। ये एक संश्लेषित रेशा है, ठीक। और इसके एक है, ये लंबे धागे की तरह दिखता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तारों रंग तापमान पर निर्भर करता है, और इसमें ना तो दूरी पे निर्भर करता है, ना प्रदूषण पे, ना दबाव पे, सिर्फ तापमान के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? देखो, ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों। और ग्रीन हाउस गैस हम कौन सी गैसें आती हैं दोस्तों? एक कार्बन, मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन आते हैं। कई तरह की गैसें आती हैं किसमें? ग्रीन हाउस गैसों में। इसमें ही तापमान, इसी वजह से तापमान में वृद्धि होती रहती है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित किससे बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? पादप कोशिका सेल्यूलोज से बनी होती है। निम्नलिखित में से किस देश में अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास? क्या देखो, अमेरिकी सीनेट की जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने उनका एक दल ताइवान यात्रा किया जो कि चीन इसके खिलाफ में था। इसी की वजह से चीन ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस ऑर्डर पर किया? ताइवान के ऑर्डर पर। इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न किस शहर में किया गया? दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी। कहाँ ये दिया गया? कोच्चि, केरल में, ठीक दोस्तों।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसलिए मेरे हिसाब से कोई भी आंसर नहीं है, फिर ऑप्शनल आंसर आने तक कोची केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? दोस्तों, इजराइल के। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नीसेट। और वर्तमान प्रधानमंत्री यार लिपिड। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX माने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? दोस्तों, ये गुजरात है। कहाँ पे? गुजरात में। क्या किसने? नरेंद्र मोदी ने। इसमें दोस्तों अभी क्लियर नहीं है, जहाँ तक मिल पा रहा है तो अभी तक गुजरात पता लगा। अगर कोई भी करेक्शन होगा तो हम वीडियो में पिन करवा देंगे। ठीक, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान ने किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया? देखो दोस्तों, आज़ादी महोत्सव के अंतर्गत 75 साल पूरे हो गए 1947 से अभी तक। बढ़ो चढ़ो कब से कब तक? 5 से 11 अगस्त। इस बढ़ो चढ़ो अभियान का नेतृत्व अभियान चलाया गया। कब से कब तक? 5 से 11 अगस्त। कितने शहरों में? 10 शहरों में दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य था 75 साल का खुशी मनाना और एक मंच पर युवाओं को लाना, उन्हें देशभक्त की भावना को बढ़ाना उनके अंतर। इसके मुख्य उद्देश्य इसका था दोस्तों। और ये किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। और दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय का अगर केंद्रीय मंत्री के नाम पूछा जाए तो जी किशन रेड्डी के पास इस समय संस्कृत मंत्रालय का भार है। जी किशन रेड्डी। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, स्काईलाइट। दोस्तों, स्काईलाइट अभी तक इसरो द्वारा जो भारतीय रक्षा से संबंधित जितने भी उपग्रह लॉन्च किया गया सभी की एक प्रदर्शनी कब से? 29 से 30 जुलाई के आसपास लगाई गई। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। उसका नाम क्या था? स्काईलाइट। दोस्तों, और बात इसरो की बात करते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष या महानिदेशक की बात कर ली जाए तो एस सोमनाथ। ठीक दोस्तों, माने जितनी भी 75 साल में रक्षा संबंधित उपग्रह लॉन्च किए उस सबकी एक प्रदर्शनी 29 से 30 जुलाई के बीच इसरो द्वारा, उसका नाम क्या था? स्काईलाइट। दोस्तों, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? देखो, आकाशा एयर सबसे पहली बात है अभी किस लिए चर्चा में? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की ये कंपनी। किसकी? राकेश झुनझुनवाला। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ये शेयर बाजार के बहुत बड़े शेयर मार्केट में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी संस्थापक बोला जाता है। बिलबुल नाम से भी ये फेमस है। ठीक दोस्तों, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनकी एक कंपनी है आकाशा एयर, जिसे DGCA ने अनुमति, मतलब नगर विमानन निदेशालय ने अभी इसके लाइसेंस से प्रदान कर दिया। पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक हुई दोस्तों? ये पहली उड़ान हुई मुंबई से लेके अहमदाबाद तक। कब हुई? 7 अगस्त के आसपास। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रणाली वाला राज्य बना? देखो दोस्तों, हर घर जल कब तक? 2024 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य है दोस्तों। और कितना? लगभग 55 लीटर जल। और इस समय वर्तमान गांव की बात करी जाए तो 52% घरों में, ग्रामीणों में जल उपलब्ध है। लेकिन 2024 तक कब? 15 अगस्त 2019 से शुरुआत की गई। पहला गोवा राज्य ऐसा बना जिसमें सभी घरों में जल पहुंच चुका है। लेकिन ये राज्य के हिसाब से अगर पूछा जाए पहला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप। ठीक, जो मिलकर एक हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? दोस्तों देखो दोस्तों, भारत के पूछा जाए स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है? ठीक, या
अगर कुल की बात की जाए तो जल और स्थलीय दोनों से तो 9 देश ऐसे हैं जो भारत की सीमा से लगते हैं। अगर स्थल सीमा की बात की जाए तो 7 देश ऐसे हैं। कौन से 7 देश हैं? देखो हम क्रम से लिख रहे हैं, बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा। बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा किलोमीटर में सीमा बना। बांग्लादेश सबसे कितनी 4096 किलोमीटर की सीमा किसके साथ? भारत के साथ। कौन आता है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर दोस्तों चीन कितना बनाता है? 3323 किलोमीटर। कितना? नहीं तो 3400 कुछ किलोमीटर है। ठीक। तीसरा पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। चौथा बात की जाए नेपाल। पांचवा म्यांमार। छठवां भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ठीक दोस्तों, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर आपको हाईएस्ट याद रखना ये वाला, और लोएस्ट कितना 106 किलोमीटर। ठीक है। भूटान 699 किलोमीटर लगभग। म्यांमार 1600 कुछ दोस्तों हैं। नेपाल 1700 कुछ किलोमीटर की भारत से सीमा बनाते हैं। एग्जैक्टली इनमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है पॉइंटों में दोस्तों, लेकिन पहला तुम्हें 2 याद रखने हैं, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश और लोएस्ट अफगानिस्तान। ये 7 देश है स्थलीय सीमा से टच करते हैं। और स्थलीय सीमा भारत कितनी बनाती है? 15,200 किलोमीटर की सीमा। ठीक दोस्तों, अगर जल की सीमा से बात कर ली जाए दोस्तों, 2 देश मालदीव और श्रीलंका, 2 देश जो जल की सीमा से जल से सीमा बनाते हैं। तो कौन सा देश नहीं है इसमें? म्यांमार भी है, मालदीव है, चीन है, और कौन सा है? यूएई नहीं है। किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नील केड़ी केंद्र की शुरुआत की? आईआईटी मद्रास ने दोस्तों। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन? देखो दोस्तों 30 जुलाई, कब? 30 जुलाई 2022 को चंडीगढ़ में, कहाँ पे? चंडीगढ़ में एक नशीली दवाओं पर की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दोस्तों लगभग 30,000 केजी नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। किसके सामने? गृह मंत्री अमित शाह के सामने। ठीक दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। लोकसभा में पद धारण करने की अनुमति आयु, देखो दोस्तों 21 वर्ष की अगर बात की जाए तो पंचायती व्यवस्था में जो प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए बोला जाता है उसकी एज कितनी होती है? 21 वर्ष होती है दोस्तों। 30 वर्ष राज्यसभा, क्योंकि और राज्यसभा का गठन किस हिसाब से? अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक। 18 वर्ष वोट देने की एज होती है और 25 वर्ष दोस्तों लोकसभा की। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 81 सर। अगर पूरी संसद की बात की जाए तो अनुच्छेद 79। ठीक दोस्तों, क्या आंसर हो गया? न्यूनतम आयु लोकसभा की तो 25 वर्ष। वहीं राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने या उपराष्ट्रपति बनने की एज 35 वर्ष होती है दोस्तों। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को दोस्तों। अब इस बार की थीम जो थी इसके, एक जीवन के लिए नहीं तो सभी के जीवन के लिए साझा प्रयास करना। ठीक। क्या थी? सभी के जीवन के लिए साझा प्रयास करना। 22 मई 2022 की थीम थी। और इसी दिन विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस। ठीक। आपसे पूछ लिया जाए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों।
निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप, जो असम में है। और किस नदी पे है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। और इसमें खास बात है कि भारत में है, ठीक, भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? हंगेरियन फॉरेंट, ये राष्ट्रीय मुद्रा। और हंगरी की अगर राजधानी पूछ ली जाए दोस्तों तो बुडापेस्ट। और हंगरी किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में, मध्य यूरोप महाद्वीप में इसकी स्थिति है। किसकी? हंगरी की। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने भारत के पहले राज्य का नाम था। देखो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद हाल ही अभी एक वीडियो में हमने पहले जो गुरुकुल सीरीज आई थी उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे इसके लिए। सबसे पहले 18 आंध्र प्रदेश के जब श्री रामालू 1952 में मृत्यु हो गई 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू आनंद फानन 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कर। कब? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद एक आयोग बनाया गया फजल अली के अध्यक्षता में। उसके बाद एक पुनर्गठन अधिनियम आया था, उस 7वां संशोधन हुआ, उसके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए दोस्तों। अगर बात की जाए महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र से उस समय मुंबई से महाराष्ट्र द्वारा 1960 में 15वां राज्य की बात की जाए तो 15वां राज्य गुजरात बना था। कौन सा? गुजरात। कब? 1960 में। गोवा की बात की जाए 1961 में, तो इसे पुर्तगालियों से खाली करा लिया गया। उसके बाद 1987 में, कब? 1987 में दोस्तों गोवा को 25वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1987 में 15वें राज्य के रूप में राज्य का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। सबसे आखिरी राज्य की बात की जाए तो सबसे आखिरी राज्य तेलंगाना 2 मई 2014 को अस्तित्व में आया। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लेकिन दादरा एवं नगर हवेली दमन द्वीप को मिला के 1 कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ माइंड लिखी? वैसे तो कई लेखक हैं इसके, इंग्लिश में नाम अलग अलग थे, लेकिन इसमें स्वामी विवेकानंद। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने वेलूर मठ की भी स्थापना की, ठीक दोस्तों। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। कब की दोस्तों? 1897 ईस्वी। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक। और दूसरी बात, इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये भारत से बाहर हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति के तौर पे भी जाने जाते हैं, ठीक। UNFCCC का अर्थ क्या है दोस्तों? यह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक दोस्तों। इसका ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई? 1992 के रियो सम्मेलन में। कब? स्टॉकहोम के 20 वर्ष बाद जो रियो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? ब्राज़ील की राजधानी में, वहाँ पे इसकी स्थापना की। इसका मुख्य कार्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य करना, उसके नीतियाँ बनाने इसका था। और ये प्रत्येक वर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन होता है, जिसे कॉफ बोलते हैं, ठीक। अभी हाल में 2021 में जब कॉफ की मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। कब हुई थी? वहाँ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत का नारा दिया था। अब कभी आगे बताएं पंचामृत में क्या क्या था, कार्बन को कितना करने, उनका स्वतंत्र ऊर्जा के बारे में कितने भी उन्होंने 5 लक्ष्य रखे थे, उसके बारे में वर्णन दिया है। वो कभी इसी वीडियो में करें। अगर ये कॉफ 26 का आयोजन, अगर कॉफ 27 की बात की जाए तो इजिप्ट में होने वाला है इस साल। कब? 2022 में इजिप्ट में। और कॉप 28 की बात करें तो दोस्तों UAE में अगले साल। कब? 2023 में, ठीक दोस्तों। इसका आंसर चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। तमाशा की बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक। नौटंकी कहाँ के? यूपी के।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहाँ दोस्तों? लुसाने में। देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन बात करें तो 1894 में कब? 23 जनवरी को दोस्तों कब हुआ? 1894 को, ठीक। और 1948 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस भी मनाया जाता है। कहाँ पर? ये स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। संगमरमर पर पित्तरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय? शाहजहां में। कहाँ हुआ था? ये ताजमहल और इमाद-उद-दौला का जो मकबरा है, 2 जगह इसकी ये का रंगीन पत्थर या पित्तरा का देखने को मिलता है, ठीक दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। देखो दोस्तों, कोशिश है आपको बहुत ही क्लूलेस्ट आंसर, मतलब गलत होने की उम्मीद नहीं है, फिर भी ऑफिशियल आंसर देखते हैं क्या आता है। अगर इसी पेपर की बात की जाए, इसमें जो हमने आंसर बताया उसमें अगर आपके 72-70 के आसपास हैं तो बढ़िया है। आपको ये 15 तारीख का पहला शिफ्ट का जीएस का पेपर था, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमिक क्वेश्चन सभी 4 शिफ्टों के मिलाकर एक साथ सर करा देंगे। तब तक के लिए आप देखो, इससे पैटर्न देखिए, आगे के पेपरों की तैयारी। और सबसे बड़ी बात होती है जीएस में या किसी भी विषय में, रिवीजन, प्रैक्टिस। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी गलतियां होती रहेंगी। कम गलतियों जिससे कम गलतियां हो, प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कम गलतियां होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और तब तक दीपावली की शुभकामनाएं।